नॉर्म्स। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग सिस्टम को फॉलो करना है। प्रणाम जी, प्रणाम। दूसरा क्या होता है, आपको नॉर्म्स के साथ साथ व्यवहारिक भी होना होता है। अगर नॉर्म्स के साथ आप व्यवहारिक नहीं हैं तो नॉर्म्स फिर उतना असरदार काम नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 घंटा पढ़ाना है तो मैं 1 घंटा बोलता रहूंगा, हो गया पढ़ा। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन 1 घंटा में मैंने क्या पढ़ाया। नॉर्म से है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाना है। इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि 1 घंटा में कुछ ऐसा पढ़ाया जो बच्चों ने 2 चीज सीखी हो, और अगर वो मैंने नहीं किया तो मैंने नॉर्म्स तो फॉलो किया लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं। ये बेसिक डिफरेंस है कि अगर मैंने क्लास लिया और आपने कोई एक चीज नहीं सीखी तो फिर मैंने नॉर्म्स फॉलो किया, मैंने बीइंग अ टीचर काम नहीं किया। ये ध्यान रखना है आपको। लर्निंग शब्द जो होता है और टीचिंग शब्द जो होता है, दोनों के संबंध को स्पष्ट रखना बहुत आवश्यक है। और ये जितना प्रभावशाली होगा आपके प्रति और आपके एजुकेशन के प्रति ध्यान की केंद्रीकरण या ध्यान केंद्रित ऑटोमेटिकली होगा। अब इसमें नॉर्म्स और अनुभव का कॉम्बिनेशन बना है। हमें रूल्स भी फॉलो करना है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो यंग जनरेशन को मिल रहा है क्या? यंग जनरेशन इनोवेटिव हो रहे हैं क्या? या उनके ध्यान में ये बैठ गया यार पढ़ना है, पेपर देना, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हो गई पढ़ाई। इसे पढ़ाई हम नहीं कहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में अगर 50 बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और बच्चे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। इस बात का आपको, इस सिद्धांत की आवश्यकता है और इस बात को आपको भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में 2 चीजें आपको सीखना भी चाहिए और बीइंग ए टीचर मुझे सिखाना भी चाहिए, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट करने में डर गया तो मैं कोई अनुसंधान नहीं कर सकता, और अगर अनुसंधान नहीं कर सकता तो मेरी कुछ भी फंडामेंटल चीज विकसित नहीं हो सकती। एक डॉक्टर है, आप जाओ, वो दवाई लिख देगा। एक डॉक्टर है, आपको डायग्नोज करेगा तब दवाई लिखे। दोनों में अंतर हो। जो डॉक्टर बगैर डायग्नोज किए दवाई लिखेगा उसकी दवाई की फहरिस्त लंबी होगी, क्योंकि आप जो जो चीज बोलोगे सबकी एक एक दवाई वो लिख देगा, उसका काम है। लेकिन जो अनुभवशील या एक्सपेरिमेंट करने वाला या लीक से हटके सोचने वाला डॉक्टर होगा, वो आपकी सारी बात सुनेगा और वो ये देखेगा कि 2 दवाई से सारी कौन कौन सी चीज कैसे कवर हो जाएगी, वो 2 ही दवाई लिखे।
ये अंतर होता है। इसलिए हमेशा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के प्रति आपको हमेशा आतुर होना चाहिए। आतुर का मतलब जिज्ञासु, उसके प्रति आपका लगन होना चाहिए। जैसा मैं पहले क्लासों में भी बताया, दूसरों का शरीर आपके अनुसंधान का विषय नहीं है। तो पहले अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो पहले अपने ऊपर अनुसंधान करके दूसरे के ऊपर उसका प्रयोग करो तो मजा आ जाए। अब टीचिंग सिस्टम में सिद्धांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके पीडीएफ में लिखा स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। इंग्लिश में जब हम टीचर होते हैं, घर में गार्जियन होते हैं, तो गार्जियन कौन अच्छा होता है? हम कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे आप घर के गार्जियन हो, बच्चे से कोई काम कराना है आप, तो आप वो काम करने लग जाओ, बच्चा अपने आप करेगा। लेकिन आप बैठे हो और बच्चे पे ऑर्डर फरमाया जा रहा है, तो वो भी नाट जाए। तो जो काम अच्छा है तो आप करके दिखाओ, बच्चा भी करेगा। हम अक्सर क्या करते हैं, मुझे ये चीज नहीं पसंद लेकिन बच्चा सब कुछ खाए, तो अगर आप चूजी हो तो बच्चा भी चूजी होता है। सेम चीज है। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत का मतलब होता है लीड बाय एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटिव होना। जो अभी हमने बात की, स्वयं कैसे सीखेंगे? कुछ करेंगे तब सीखेंगे ना। कुछ करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं कुछ नया कर रहा हूं तो मेरे लिए तो एक्सपेरिमेंट है ना, क्योंकि मैंने उस चीज का अनुभव पहले नहीं लिया है, मेरे लिए नया है, तो मेरे लिए वो एक्सपेरिमेंट है। तो वही है। दूसरा है प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। Whatever you are going to do, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। प्रेरणा क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे दिखता है? उस काम को करने में आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, एक खुशी आपके चेहरे पे होना चाहिए उस काम को करते हुए, तो आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। क्योंकि जब दूसरे देखते हैं कि कठिन से कठिन काम को आप खुशी से कर रहे हो, दैट विल मेक देम मोटिवेटेड। ये भी ध्यान रखना है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। Your goal should be very clear and transparent. अगर आपका गोल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो आप एकाग्रता के साथ काम नहीं कर पाओगे। यदि आपको एकाग्रता के साथ काम करना है तो योर गोल शुड बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, साथ में वो स्मार्ट भी होना चाहिए। कैसे होगा स्मार्ट? वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ये काम करना है, मैं 4 दिन में कर लूंगा, लेकिन मैंने क्या किया कि ये काम 1 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। जब मैं ये तय करूंगा कि ये काम 1 दिन में खत्म होना चाहिए, तो मेरा कंसंट्रेशन फोकस अलग होगा। और जब मैं ये सोच के करूंगा अच्छा चल रहा है कर लेंगे, तो दिन निकलता जाएगा, काम नहीं। तो ये उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है नियोजन का सिद्धांत। उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर वो प्लानिंग नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्लान पे आप सब कुछ कर लोगे। बिकॉज ईच डे इज न्यू डे।
नए दिन में कुछ भी हो सकता है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो ऐसा नहीं है। यू शुड हैव प्लान बी, तब आप आगे बढ़ सकते हो। चुनाव और वैयक्तिक भिन्नता, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में अंतर होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे काम करोगे तो काम का ज्यादा दूर तक जाना पॉसिबल नहीं हो। इसका तरीका क्या है? अगर दो इंसान काम कर रहा है तो दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। कैरेक्टर अलग है तो अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो दोनों एक प्रोटोकॉल को फॉलो करें, दूसरा उद्देश्य वहां पहुंचना है, प्रोटोकॉल अपना अपना बना लो, उसमें काम ज्यादा होता है। मुझे एक डेस्टिनेशन पे जाना है, एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पे मिलते हैं साथ में चले, दूसरा ये हो सकता है हमें इतने बजे वहां पहुंचना है एट एनी हाउ, आप कैसे भी आओ मैं कैसे भी आऊं, दोनों रास्ते हैं, हम दोनों रास्ते से जा सकते हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है लोकतंत्रीय व्यवहार, सबके प्रति समान भाव रखना, सबके अधिकार का सम्मान करना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, ये बहुत जरूरी होता है। इसे हम लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत बोलते हैं। जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम एक इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करें, ताकि जब हम काम कर रहे हो तो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। और ट्रस्ट डेफिसिट बनाए ना हो इसके लिए जरूरी है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव रिलेशनशिप से ही आता है। उसके बाद क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत, हमने कुछ बनाया, उसको एक बार बेच लिया, काम खत्म। मैंने 50 लोगों को बेचा, ये बहादुरी की बात नहीं है, लेकिन वो 50 लोग रिपर्चेज कर रहे हैं मुझसे। अब उन 50 लोगों को मुझे फिर से मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ये बहादुरी। बार बार रिपीट हो चीजें, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, कंटिन्यूटी बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें क्रिएटिविटी का इनपुट होना बहुत आवश्यक है। अगर क्रिएटिविटी का इनपुट नहीं होगा तो इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज अगर रेगुलर बेस पे आपको कहा जाए उबला हुआ खाना खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आपका रोज मन करेगा? नहीं करेगा। तो क्रिएटिविटी और उत्साह तब पैदा होगा जब उसमें स्वाद का भी मिश्रण होगा। स्वाद मीन्स मनोरंजन, एक्साइटमेंट, एडवेंचरस। विभाजन और अनुभव का सिद्धांत, टीम सिलेक्शन, टीम वर्क दो तरह से किए जाते हैं। एक अनुभव और यंग का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अनुभव मार्गदर्शन प्रदान करता है और यंग उसको इंप्लीमेंट करता है, एप्लीकेबल बनाता है। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कोई भी टारगेट हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है मानसिक तैयारी का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद कहते थे
जब तुम्हारे विचार तुम्हारे खून में शामिल हो जाए तो क्रांति पैदा हो जाए। हम लोग जितना सोचते हैं वो एक टाइम फ्रेम में होता है, वो मेरे ब्लड में नहीं है। अगर वो ब्लड में होगा तो दिन रात आप उसी को सोचोगे, और जब आप दिन रात उसी को सोचोगे तो क्रांति होनी तय है, चमत्कार होना तय है। क्योंकि ब्लड तो 24 घंटे दौड़ता है ना रगों में। तो विचार, अगर ऐसा विचार ब्लड में मिलने का मतलब ऐसा विचार जो 24 आवर्स आपके जहन में बना रहे, उसी को विचारों का ब्लड में मिलना कहते हैं। जब इस कदर आपके दिमाग में विचार आ जाएगा तो आप ही वो शख्स होगे जो क्रांति पैदा कर सकते। तो जो मानसिक तैयारी है वो इस लेवल का होना चाहिए कि आपके सामने जो कंप्यूटर है वो 5 बार सोचे कि इससे उलझना है या नहीं उलझना है, इसके साथ कंपटीशन करना है या नहीं करना है। आपकी मेंटल टफनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्रता और संबद्धता का सिद्धांत, सबके फ्रीडम का सम्मान होना चाहिए, बट फ्रीडम विदाउट बाउंडेशन अराजकता होता है। तो फ्रीडम में भी बाउंडेशन का होना बहुत आवश्यक है, कुछ लकीरें होना बहुत आवश्यक है कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने जीवन में ना बोलना भी सीखो। जब आप ना बोलते हो तो आपका इमेज बनता है, बिगड़ता नहीं है। उसके बाद है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। व्यूह रचना का मतलब क्या होता है? कार्य करने की प्रक्रिया, जिसे रणनीति बोलते हैं। जो प्रोसेस हम बनाते हैं वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि हर प्रोसेस के बाद एक नया आयाम बन जाए। हर प्रोसेस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। हर प्रोसेस पर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, इसको ध्यान रखना है। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। टीम में वातावरण फैमिली टाइप होना चाहिए, लेकिन अनुशासन साथ में। अगर अनुशासन ब्रेक हो गया तो फिर उस वातावरण से कुछ नहीं हो सकता। तो अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। ये सारे मेजर सिद्धांत हैं जिसको हमने टीचिंग सिस्टम में ध्यान रखना होता है, इसी के बेस पे हमें आगे करना होता है। अब शिक्षण या टीचिंग सिस्टम के साइकोलॉजिकल पार्ट्स क्या क्या होते हैं उस पर हम बात करते हैं। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है, यानी बच्चों के सेंट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक साइकोलॉजी है। बालक की योग्यता, उसकी क्षमता, उसका इंटरेस्ट, उसका मानसिक स्तर और उसका एज, इन सबको आधार बना के एक क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसमें निम्नलिखित तरह के सिद्धांतों का विवरण दिया जाता है। इसी से बनता है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, अभ्यास एवं रुचि का सिद्धांत, तत्परता एवं तत्परता का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये किस पर डिपेंड करता है? आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि उस काम के प्रति क्या है।
अभ्यास और रुचि का सिद्धांत किस पे? आपका डिसिप्लिन उस काम के प्रति क्या है, आप अपने काम के प्रति कितने डिसिप्लिन हो, आप पढ़ाने के प्रति डिसिप्लिन, रिजल्ट लाने के प्रति कितने डिसिप्लिन हो। ये चीज तत्परता का सिद्धांत। आपने डिसिप्लिन भी बना लिया, वर्क प्रोसेस भी बना लिया, उत्साह भी है, ताक चेष्टा नहीं है, उस काम को करने की तत्परता नहीं है, तो क्या होगा? समय निकल जाता है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया जब खेत चुगी गई तो बीज से पौधा नहीं बनेगा, तो चुगने से पहले सावधान होना था। ये तत्परता का सिद्धांत है और वो आपको अच्छे से बताता है कि क्या कैसे करना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है, ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित कैसे किया जाए। जो कल मैंने आपको बोला था, आप देखते होंगे घोड़ा गाड़ी पे बैठे हो कभी, तो घोड़े के आंखों के पीछे ऐसे पट्टियां बंधी रहती है, देखा है? क्यों बोला? ऐसा क्यों होता है? ताकि उनका ध्यान सिर्फ एक डायरेक्शन में रहे, आगे इधर चलना मत के, सीधा दिखना चाहिए। ये आपकी आंख है, जैसे कल हमने ब्राह्मणी प्राणायाम की बात की, तो हम ईयर बंद करते हैं, आंख को बंद करते हैं, किस लिए? कि हमारी ज्ञान इंद्रिया हमें भटकाए नहीं। आंख खुली रहेगी तो 10 चीजें देखेंगे तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो इस ज्ञान इंद्रियों को कब एक्टिव होना है और कब कंसंट्रेट होकर एक दिशा में देखना है, इसकी आदत डालना बहुत जरूरी है। कई दफा आप देखते होंगे स्टेज पे बच्चे परफॉर्मेंस करने आते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, वो हाथ मिलाते हैं, फिर भी वो माँ बाप की तरफ नहीं देखते। क्यों? उनका फोकस परफॉर्मेंस पे होता है। परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसके बाद तो फिर माँ बाप के पास ही जाना है। लेकिन अगर उस टाइम माँ बाप के पास जाए, देखिएगा उसके स्टेप्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हमारी चक्षु हैं, ईयर है, नोज है, इन सब का नियंत्रण में रखना ही ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। उसके बाद ग्रुप का गति कैसे बना रहे। ग्रुप मतलब टीम। टीम जब काम करते हो आप, तो पूरी टीम का एक साथ एक्टिव होना आवश्यक होता है। एक ड्यूरेशन में एक्टिव होगा तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी, लेकिन पूरी टीम एक साथ एक्टिव होगी तो ग्रुप परफॉर्मेंस कहलाएगी। उस ग्रुप परफॉर्मेंस का ध्यान हमेशा करना ही होता है। कॉपरेशन का, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे के कार्यों में कॉपरेट करना, उससे टीम स्पिरिट बढ़ता है, उसका ध्यान रखना है। सबके अंदर जोश बना रहे, उद्दीपन का सिद्धांत। हम खेल रहे हैं तो गलती सबसे हो सकती है, तो अगर इंटेंशनली वो गलत नहीं है, यू हैव टू उसको पुश करना है, जोश भरना है। ये नहीं देखना तूने पाप कर दिया, ऐसी गलती कैसे कर दी, ऐसा क्यों हो गया, तू तो ये है, तू चाहता ही है, ये सब नहीं होना।
क्योंकि अगर हम ह्यूमन हैं तो गलती हमसे होगी। उसका सुधारात्मक प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो हम नहीं कह रहे या इंटेंशनली गलती कर रहे फिर गलत। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अब योग शिक्षा के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। योग शिक्षा का पहला क्या है? योग शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास कर सके। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। केवल व्यक्ति का ही विकास ना हो बल्कि उस व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र का कल्याण भी और मानवता का कल्याण भी हो। क्योंकि अगर उस व्यक्ति का केवल विकास हो जाएगा तो वो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा। उस व्यक्ति में इतना होना चाहिए उसके विकास के साथ साथ उसकी मानवता का कल्याण, नैतिक मूल्य, सामाजिक सिद्धांत और राष्ट्र प्रथम का कंसेप्ट भी उसमें रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो वो अहम ब्रह्मास्म की तरफ चला जाए कि मैंने ही सब कुछ किया है, मेरी वजह से सब कुछ है। That sense create the problem। तो योग में ये सेंस नहीं आना चाहिए। व्यक्ति का अच्छा होना, ईमानदार होना, चरित्रवान होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, इसी से समाज और राष्ट्र बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। योग शिक्षा का लक्ष्य क्या है? स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक ये शिक्षा होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि बच्चों को चरित्रवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को ईमानदार बनाया जा सके, ताकि बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा इन द पीरियड ऑफ एजुकेशन तो बाद में इसकी उम्मीद करना बेईमानी होगा। शिक्षण संस्थान योग शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम काम कर सकते हैं। क्या योग को साधना मानकर बच्चों के आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बच्चे को हेल्दी बनाने का कार्य कर सकते हैं। बच्चे के आचरण को, बच्चे के संस्कार को और उसके अंदर मानवीय मूल्यों को डाला जा सकता है। उसको निगेटिव संक्रमण, यौगिक क्रियाओं के द्वारा निगेटिव संक्रमण से दूर रखा जा सकता है। ये सारी चीजों का टीचिंग सिस्टम में ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन सारी चीजों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो जाता है। जैसे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड है, उसी तरह योग एजुकेशन का रीढ़ है। उसको ध्यान में रखकर उसको शक्तिशाली भी बनाना है, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए, उसमें गठन भी होना चाहिए, उसमें नियंत्रण भी होना चाहिए। तब लचीलापन नहीं होगा तो हम सभी आसन प्रॉपर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह व्यक्तित्व में लचीलापन नहीं होगा तो हम सभी जगह एडजस्ट नहीं कर सकते। जो आजकल आप देख रहे हो हर घर में लोग अपने फैमिली मेंबर में एडजस्ट करने को राजी नहीं है, दूसरे की तो बात छोड़। ये गलत काम है, ये गलत बात है।
मनुष्य को जो शरीर मिला है वो मंदिर है, लेकिन हम उसको विकारों से भर देते हैं, अपने खान पान से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। बात पित्त कफ को दूषित कर देते हैं। विजातीय द्रव्य मीन्स फॉरेन एलिमेंट्स को जब शरीर के अंदर हम ले जाते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है शरीर के लिए। उसको निकालने के लिए फिर एक ही रास्ता है, वो है यौगिक क्रियाएं। और यौगिक क्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। शरीर का उच्च रक्तचाप का दबाव हो, हार्ट रेट हो, बॉडी टेम्परेचर हो, सभी को उपयुक्त बनाने के लिए योग का अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर को टेम्परेचर बनाना, तो आज की डेट में क्या है, गर्मी का मौसम है, शरीर का तापमान और साथ साथ मौसम का तापमान दोनों हीट में है। तो हमें सूर्यवेदी और चंद्रवेदी जब हम करते हैं ये बैलेंस बनता है। इससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं। उसी तरह हमारे व्यवहार में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो हम गलत नहीं करते। जब हम चेक एंड बैलेंस को खत्म कर देते हैं तो फिर हम जो मन आता है वो करते हैं। यही मोरल वैल्यू काम करता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। हमारे शरीर पर शरीर का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जिस तरह की जीवन आज जी रहे हैं, भाग दौड़ की, न खाने का पता, न उठने का पता, न रहने का पता, न सोने का पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या पा लेना चाहते हैं, क्या हो जाएगा। हम हमेशा बदहवास रहते हैं, पता नहीं क्या खो गया है, पता नहीं क्या नहीं मिलेगा तो हम मर ही जाएंगे। ये जो आतुरता है ना, हमारे शरीर को खाए जा रहा है। सबको नौकरी करना है, परिणाम क्या हुआ, घर में खाना कौन बनाएगा। नौकरी करो और बाहर से मंगा दिखाओ। वह क्या, जितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया उतनी एक्स्ट्रा पैसे जमा कर लो बीमारी में खर्चने की। तो लाभ क्या हुआ, जो कमाया वो बीमारी में खर्च दिया। इससे बेहतर नहीं कमाते, सिस्टम में रहते तो सब स्वस्थ तो रहते हैं। थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत होती है। हालात ये हो गए हैं कि हम में से सभी के पास शांति से बैठकर भोजन करने का समय नहीं। लोग गाड़ी में बैठ के खाए जा रहे, समय नहीं मिला, लेट हो जाएंगे, आपाधापी में खाए जा रहे हैं। न खाने को पता है कि हमें कौन खा रहा है, न खाने वाले को पता है कि मैं क्या खा रहा हूं। अब ऐसे में कैसे कल्पना किया जा सकता है कि आप जो खा रहे हो आपके लिए हितकर होगा। वो हितकर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपका भाव ही नहीं मिल रहा है। तो भाव किससे मिलता है? चाउमीन, बर्गर, मोमोज, पानी पूरी। तो विचार भी वैसा ही है, पानी पूरी वाला ही। विचार में भी स्वाद ऐसे ही है, तीखा, नमक, मिर्ची ज्यादा है विचारों में भी। इसी वजह से हम आपस में
2 मिनट में झगड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं। सबने अपने साथ में भाई बहन माँ बाप सबके बीच एक लाइन खींच गई है, उसे हम कहते हैं प्राइवेसी, फ्रीडम, मेरी मर्जी, मेरी सोच, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। That creates the problem। और उसी प्राइवेसी को फेसबुक पे परोसते हैं, उसी प्राइवेसी को खुद ही हम तार तार करते हैं, और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए, हम तो स्वर्ग में पहुंच गए। उस मिलियन में से एक भी खड़ा हो जाए आपके साथ तो बता दे, जब आप पे आफत आए तो कोई नहीं खड़ा होने वाला। तो ये माया जाल बनाया हुआ किसका है? बिजनेसमैन का। कि आपके मिलियन व्यूज हो जाओगे तो आप हीरो हो गए, आप हीरोइन हो गए, आपकी तो पूछ पूरी दुनिया में हो गई। सच्चाई क्या है? घर से बाहर 2 कदम निकाल के देखो तो पड़ोसी भी नहीं पूछेंगे। दिस इज द रियल फैक्ट। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसा समय, ऐसा व्यवस्था जरूर बनाओ कि कम से कम भोजन सही से बैठ के खा सको, अपनी पाचन क्रिया को ठीक रख सको, अपने स्वभाव को सकारात्मक बना के रख सको, अपने ऊपर नियंत्रण बना के रख सको। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं है, किस बात की जिंदगी? क्या करोगे इस जिंदगी को लेके? क्योंकि जिंदगी में जो होना वो नेगेटिव ही होना, तो कोई फायदा होगा नहीं। इसका साइकोलॉजिकल पार्ट रह गया है, और कुछ इसके मूल सिद्धांतों के पार्ट रह गए हैं, मोरल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल। इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो पार्ट है टीचिंग सिस्टम में प्योर थ्योरी है, फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सके। और ये जब हो जाता है तो हम एक सेशन आपका मेंटल साइकोलॉजी पे लेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो, आपको बहुत मजा आएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि आपको दिया जाए, तो आपको बड़ा मजा आएगा उस क्लास में। लेकिन ये सब जानना भी बहुत आवश्यक है इन फ्यूचर। ये सारी चीजें आपके लाइफ का पार्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना, आप बीइंग ए फैकल्टी भी काम कर सकते हो, आप बीइंग ए टीचर भी काम कर सकते हो, आप बीइंग ए कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, बीइंग ए एडवाइजर भी काम कर सकते हो, बीइंग ए थेरेपिस्ट भी काम कर सकते हो। इन एवरी केस यू रिक्वायर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो आप आगे बढ़ सकते हो। इसका ध्यान आपने रखना है। आज जो पूछना है आप पूछ लो, एक सेशन में मैं इसको जो रेस्ट है वो खत्म कर दूंगा, और फिर एक क्लास आपका इंटरेस्टिंग सा क्लास करेंगे जिसमें मजा आएगा। आपके सवाल, मेरे जवाब, और ऐसे जवाब, ऐसे सवाल कि आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, तो मजा आएगा आपको, समथिंग डिफरेंट। 20 दिन अगर घर का खाना खाओ, एक दिन बाहर का खाओ, तो मजा आता है ना खाने में। तो ऐसा ही करेंगे। कोई जी पूछिए, कुछ पूछना? आज सवाल ज्यादा नहीं होंगे, मालूम है मुझे। चलो इसको आप लोग पढ़ना, ठीक है? ये सब बताने का मेजर जो पर्पस था, यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल फॉर योरसेल्फ। अपने लिए एक अपने हिसाब से प्रोटोकॉल डेवलप करो कि मुझे अपने प्रोफेशन को ऐसे शेप देना है, लेकिन उसमें ये सारी डिसिप्लिन मेंशन होनी चाहिए अपने तरीके से।
अगर आप ये बनाने में सफल हो जाओगे तो यकीन मानो आप बेहतर थेरेपिस्ट, बेहतर चिकित्सक, बेहतर कंसल्टेंट बन के निकलोगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए बनाएं। जी मतलब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, बस ये कि मतलब जैसे दो फ्रेंड्स एक ही इंडस्ट्री में मतलब लोग नहीं सीख रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो सर उसमें कंपटीशन कैसे बीट करे एक दूसरे के साथ, या दोनों को टीम बन के काम करना चाहिए कि सर एज अ कॉम्पिटिटर अलग अलग काम करना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूँ। आज मैं गया था सुबह सुबह पार्क। मेरा बेटा है, वो उसको फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है, तो मॉर्निंग में उसकी एकेडमी में क्लास होती तो मैं उसी के साथ जाता हूँ। मैं अपना एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वो अपना फुटबॉल खेल लेता है। फिर जब उसका क्लास खत्म हो जाता तो मैं आ जाता। एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप था जो योग कर रहे थे। अब उसमें एक सज्जन थे जो मंडूकासन लगा रहे थे और मोदी को गाली दिए जा रहे थे। That means they are not doing yoga. वो कर रहे हैं आसन, कोई उनका आंख कहीं है, दिमाग कहीं है, गोल पूछ रहे हैं, बट दे आर डूइंग योगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 लोग साथ में हैं तो दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन द जॉब, ना कि एक बोल रहा है वहां क्या हुआ और एक बोल रहा है यहाँ क्या हुआ। इसी को ठीक करना है और उसी को टीम वर्क है। ठीक है, टीम वर्क कैसे होता है? आप 5 लोगों की टीम है, रोज एक बंदा खड़ा होकर सबको सिखाएगा और एवरीवन टू फॉलो। स्ट्रिक्ट रूल है कि सब वो जो उस दिन सिखाएगा उसको फॉलो करना है। जब वो कंप्लीट हो गया तब उसके प्लस माइनस की बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो करा रहा है तब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। यह है टीम स्पिरिट। तो सबके अंदर एक समान भाव पैदा होगा, सबको रिस्पेक्ट मिलेगा, तो अपने आप एक दूसरे में तारतम्यता बनेगी और एक दूसरे को समझने का प्रयास होने लग जाएगा, डिसिप्लिन बन जाएगी, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। और कुछ जी? चलो फिर कल मिलते हैं, राइट? थैंक यू। हरिओम सर, थैंक यू।